नमस्कार मित्रों, फिर हाजिर है आपका दोस्त आपके सामने सीडीएस की पीवाईक्यू लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक तरफ से सीडीएस पीवाईक्यू और एक तरफ से घटना चक्र की हम लगातार क्लास आपको लगातार पढ़ाई करते रहेंगे उसकी, जो कि आने वाले सारे पीसीएस, सीएपीएफ स्टूडेंट, सीडीएस सारे स्टूडेंट के लिए बहुत, कैंडिडेटों के लिए बहुत मददगार रहने वाली है। मेरे इस एफर्ट से अगर एक बच्चे का भी अगर 1 मार्क्स बढ़ जाता है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। पापा चले गए बस आपको। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं 68th क्वेश्चन में पहुंच चुके थे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है। तो हम शुरू करते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखिए, द मर्जिस्ट थ्योरी रिपुडिएट्स द आइडिया ऑफ ऑटोमाइज्ड एंड अलाइनेटेड इंडिविजुअल। पहला कथन। मर्जिज्म अपहोल्ड द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स ऑफ मैन एंड इंडिविजुअल। ये कथन बिल्कुल गलत है मित्रों, आपको जैसे पता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कहता था हमारा मर्जिज्म। ये वाला कथन जो है बिल्कुल सही है। थ्योरी रिप्रेजेंट करती थी आइडिया ऑफ ऑटोमिज्म और अलाइनेटेड इंडिविजुअल, यानी अलाइन यानी कि आप समझ रहे होंगे बिल्कुल, एक अलाइन क्लास, अलाइन इंडिविजुअल की बताती थी, ना कि नेचुरल राइट्स ऑफ मैन एंड इंडिविजुअल बताती थी। तो जी हाँ मित्रों, इसका वन ओनली जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाने वाला है। बिल्कुल आम आगाम मान करके वन ओनली को मार दीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आएगा मित्रों। देखिए, तो जी हाँ, देखिए ये ब्रिक्स वाला जो है ये हमारा करंट का क्वेश्चन है। देखिए, आप अगर याद करना चाहें तो ब्रिक्स समिट टू 2023। देखिए, अगर आपको याद करना है तो मेरे मित्रों 2023 का ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ, आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान कर जाइए। अगर आपको, हम बिल्कुल सटीक बात बताएंगे आपको, ब्रिक्स समिट 2023 और 2024 कहाँ होने वाला है, इसके बारे में अच्छे से कमेंट करिए और जानिए इसके बारे में अच्छे से। देखिए, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है मित्रों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। नहीं करेंगे, करंट के सारे छोड़ देंगे। देखिए, ये जो है हमारा, ये भी वैसे एक प्रकार से स्टैटिक प्लस करंट है, पर ये हमारे सीडीएस वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सीडीएस और सीएपीए वाले बच्चों के लिए, खासकर कैंडिडेटों के लिए। तो मित्रों, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें गलत जो है वो ये वाला रहने वाला है। बाकी सही वाले देख लीजिए, सीडीएस वाले की आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल हैज़ द पावर टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट रिलेटिंग टू कंडीशन ऑफ सर्विस पर्सन रिलेटेड आर्मी एक्ट। आर्मी एक्ट कब निकला था, ये क्वेश्चन आ सकता है, 1950। देखिए, फाइंडिंग्स एंड सेंटेंसेस ऑफ कोर्ट मार्शल कैन बी चैलेंज बिफोर द आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल। बिल्कुल सही कथन है। चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। से होता है ओनली द चेयरपर्सन मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स कैन बी रिमूव्ड इनके द्वारा नहीं होता। ये भी याद आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, लाजवाब सवाल आ चुका है इकोनॉमिक्स का आपके सामने। जैसा कि सबसे पहले आपको इससे याद करना है वो है, देखो ग्रोथ पूछा है इन्होंने कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो है कि आपसे कभी कभार पीछे से स्टूडेंट से तो सीधे सीधे पूछ दिया जाएगा कि 12th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था। तो 2012 से मित्रों 2017 तक हमारा 12th 5 ईयर प्लान था। यही फ़ायदा होता है मित्रों पीवाईक्यू करने का, और खासकर सीडीएस यूपीएससी के हमारी पीवाईक्यू करने का बहुत फ़ायदा मिलता है पीसीएस स्टूडेंटों को, क्योंकि उनको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट मिल जाते हैं। देखिए, 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 तक मित्रों सटीक उत्तर आप मार के आ जाएंगे पीसीएस वाले। और अगर सीडीएस वालों की बात अगर करी जाए तो इसमें यहाँ पर लिखा है इन रिसेंट प्लान सर्टेन वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस यूज्ड इन टाइटल ऑफ प्लान अलॉन्ग विद द ग्रोथ दे आर। तो ये पूछ रहे हैं कि 12 5 ईयर प्लान में 2012-17 में जो आया उसमें ग्रोथ के अंदर क्या क्या था हमारा। तो मित्रों, अगर आप बात करें इंक्लूसिव, आपको पता होगा, जी हाँ, आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। हमारा जो इसके अंदर था मित्रों वो थे हमारी, पहली बात तो हमारा था फास्टर, दूसरा था मोर इंक्लूसिव, और तीसरा था दोस्तों हमारा सस्टेनेबल। मोर सस्टेनेबल नहीं था और इंक्लूसिव भी नहीं था, सिर्फ हमारा क्या था, मोर इंक्लूसिव था। मित्रों याद रखिए अच्छे से, ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रख लीजिए। फास्टर, मोर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल, ये 3 शब्द हमारी ग्रोथ के अंदर वहाँ दिखाए गए हैं 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 17। फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल। और पीसेस वाले छात्र याद रखिए 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 17 हमारा आया था, और ये भी याद करिए पीसेस वाले आ सकता है बिल्कुल। देखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये फेमस बहुत इंपॉर्टेंट है। राजाराम, हमने इससे पहले पीवाईक्यू करे तो उसमें भी हमको दिखा था राजा राम मोहन रॉय के में। तो राजा राम मोहन रॉय बहुत अच्छी से पढ़ लीजिए, और भी जितने हमारे फिलोसोफर हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए। जैसे कि हमारे, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कोई हो, मतलब सोशल रिफॉर्मर हो, हमारे भी विद्यासागर जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से पूछे जाते हैं बहुत सारे सवाल। हमारे कास्ट सिस्टम जो केरला की चलती, वहाँ से भी सवाल आते हैं, हमने देखे इससे पहले।
और भी बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स हमारे हैं, उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाइए, बहुत मदद मिलेगी आपको। इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन हमारा गलत है राजा राम मोहन रॉय के बारे में। मित्रों अगर बात करें तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सही हैं। मित्रों राजा राम मोहन राय ने वेदांतिक मोनिज्म और क्रिश्चियन यूनिटरिज्म में स्टडी करी थी। बिल्कुल आज जैसा कि आपको पता है वो 12 मैं एक बता रहा हूँ, 1 दर्जन हमारी भाषाएं जानते थे वो, यानी कि लगभग 12 भाषा उनको आती थी, 12 भाषाएं लिखनी जाननी पढ़नी सब आती थी उनको, 1 दर्जन हमारी लगभग भाषाएं उनको आती थी। तो ये बिल्कुल सही कथन है। ही ट्रांसलेटेड द उपनिषद इनटू बंगाली, ये भी बिल्कुल सही कथन है मित्रों कि जो इन्होंने उपनिषद को, राजा राम मोहन राय ने उपनिषद को बंगाली में ट्रांसलेट किया था। हिज फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन द आत्मीय सभा, ये 1850 कलकत्ता में, मैं बोल भी रहा था मित्रों, कमेंट करके बताइए आत्मीय सभा कब हमारी आई थी। तो कलकत्ता में 1815 में हमारी आत्म सभा की इन्होंने स्थापना करी थी। उसके बाद 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज की हमारी स्थापना करी थी मित्रों, बिल्कुल याद होना चाहिए। और सती 1829 सती में इन्होंने, बहुत बड़ा योगदान था इनका। और उसमें गवर्नर जनरल कौन थे मैं वो भी बता दूं आपको, लॉर्ड विलियम बेंटिक। मित्रों क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो पहला वाला कथन जो है बिल्कुल गलत है हमारे इनके बारे में कि राजा राम मोहन बिलोंग टू जेंट्री क्लास whose power has been diminished because of the imposition of permanent settlement। बिल्कुल गलत है। परमानेंट सेटलमेंट का रिलेशन हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस से है मित्रों, इसलिए इसका सटीक उत्तर हो जाएगा ए। सारी चीज़ें बताते हुए चल रहा है आपका दोस्त आपको, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मित्रों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द ट्रेवेनकोर इन 18th सेंचुरी केरला हमारा कौन सा सही है। देखिए मैं बोल भी रहा था आपसे कि मर्तंडा वर्मा हमारे किससे हैं, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा मित्रों। त्रवणकोर में रूल किया था मर्तंडा वर्मा ने, इन्होंने स्थापना करी थी त्रवणकोर की, हमारी केरला की, जिसे कहा जाता है मर्तंडा वर्मा 1729 से 1758। तो ट्रेवनकोर का अगर नाम आया तो आपको मर्तंडा वर्मा याद होना चाहिए। ट्रेवनकोर बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड डिफीटेड द डच इन 1741। जी हाँ, इन्होंने डच को हराया था 1741 में ट्रेवनकोर ने, सही कथन है। ट्रेवनकोर वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सेंटर था ट्रेवनकोर। अगर आपको मैं बता दूं कांचीपुरम आपने सुना होगा, वहाँ को साइड एक और बहुत हमारा कांचीपुरम, आपने टकजिला तो ऊपर आ गया दोस्तों हमारा, पर कांचीपुरम वहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, जो एक बहुत अच्छा सेंटर रहा पढ़ाई का। और साथ साथ में ट्रेवनकोर के अंदर ही था वो भी, ट्रेवनकोर जो है वो भी हमारा एक इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर था। जी हाँ मित्रों, अगर आप देखते हैं तो उसका सारे के सारे कथन बिल्कुल सही है, आपको पता होने चाहिए, तीनों के तीनों बिल्कुल रट कर चलिए। नेक्स्ट सवाल मित्रों आपके सामने आता है, जो कि मैं बताता हूँ आपको, वो है कि यहाँ पर ये सवाल दिया गया है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 67, अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज वन वेयर। देखिए बिल्कुल बेसिक सवाल आ गया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक क्या होती है, जिसमें अब देखिए, अब बैलेंस ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन इलाइट रूल टेक्स प्लेस। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बात करिए, बैलेंस ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन बैलेंस, और याद रखिए बिल्कुल सही कथन है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल नॉट टू द पब्लिक बट टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जी हाँ बिल्कुल, आपने जैसा पढ़ा होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, यहाँ से एक मैं बता दूँ आपको, सरकार जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको पता होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का ही रोल होता है। पार्लियामेंट्रियंस आर डेलीगेटेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। बिल्कुल सही कथन है मित्रों, एक उत्तर इसका बिल्कुल सही होने वाला है। पॉलिटी की जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, लक्ष्मीकांत का भी जिसने अगर अच्छी से पढ़ी होगी, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं तो आप 11th की एक क्वेश्चन बुक आती है एनसीईआरटी की, अवर कॉन्स्टिट्यूशन, मित्रों उसको पक्का पढ़ के जाइए, उसमें सारी आपको चीज़ें मिलेंगी। हो सके तो 11th और 12th दोनों की दोनों किताब पढ़िए। धन्यवाद। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल टेनेट ऑफ सोशलिज्म। देखिए मित्रों इन्होंने पूछा है कि इसमें से कौन सा हमारा सेंट्रल टेनेट नहीं है सोशलिज्म का। जी हाँ मित्रों, अगर आप सोच रहे हैं इसका उत्तर इंडिविजुअल फ्रीडम होना है तो वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। सोशलिज्म का मतलब ही समाजवाद होता है, और इंडिविजुअल फ्रीडम जो है हमारी, वो इसमें हमारी एक सेंट्रल टेनेट नहीं होती। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म होती है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म होती है, एलाइनेशन एंड क्लास स्ट्रगल भी हमारा देखने को मिलता है सोशलिज्म में। देखो मित्रों सीधे सीधे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीरियस वाले बच्चों को एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी बिल्कुल, क्योंकि इसका यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कब वो एनसीईआरटी से दे दे, कब लक्ष्मीकांत से दे दे। देखिए हालांकि ऐसा बात नहीं है कि लक्ष्मीकांत या कोई भी मतलब पॉलिटी के नोट्स पढ़ने वाले जो हैं बच्चे वो नहीं कर पाएंगे इसको। इसमें से एक सवाल तो वो कर ही सकते हैं, ऊपर वाला तो कर सकते हैं आराम से, अगर उन्होंने लक्ष्मीकांत भी पढ़ी होगी तो। पर नीचे वाला सवाल जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है हमारे एनसीईआरटी से मित्रों। देखिए नेक्स्ट सवाल है, एंड देन वन डे। देखिए मित्रों ये वैसे हमारा
करंट का बन जाता है, बट आपको याद रखना पड़ेगा। एंड देन वन डे अ मेमोयर इज एन हाँ, एंड देन वन डे, ये वाली अ मेमोयर, ये जो हमारी ऑटोबायोग्राफी है मित्रों, अगर इसकी बात करें तो ये नसीरुद्दीन शाह की, आपको याद कर लीजिए एक बार अच्छी से। देखिए, इंक्लूजन स्ट्रेटेजी डज नॉट फोकस ऑन, मित्रों क्वेश्चन आया है, इंक्लूजन स्ट्रेटेजी फोकस नहीं करती। बिल्कुल दोस्तों, पुअरर कंट्रीज क्लोजर लाने में बिल्कुल हमारी ये फोकस नहीं करती। गेटिंग पुअरर कंट्रीज क्लोजर, रिडक्शन इनइक्वालिटी ख़त्म करेगी, गरीबी ख़त्म करेगी, डाइवर्सिफाइंग लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए भी देगी, बट पुअरर कंट्रीज़ को क्लोजर नहीं लाती इंक्लूजन स्ट्रेटेजी। इंक्लूजन का मतलब ही अंदरूनी होता है मित्रों, आपको जैसा कि आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। देखिए, इंडियन पॉलिटी का एक और बेहतरीन सवाल आपके सामने लाया हूँ। व्हेन मार्शल लॉ इम्पोज्ड, जब मार्शल लॉ इम्पोज होता है, ये कह रहे हैं पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। जब मार्शल लॉ लगता है तो जो पार्लियामेंट है वो इसमें से किस में हमारा कानून नहीं बना सकता। मित्रों बिल्कुल, एनी एक्ट डन अंडर मार्शल लॉ कैन बी वैलिडेटेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। जी हाँ, ये बिल्कुल गलत कथन है। बिल्कुल, एनी एक्ट डन अंडर मार्शल लॉ कैन बी वैलिडेटेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, बिल्कुल कथन। क्यों? क्योंकि एंडमिनिटी एनी पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर इन एरिया मार्शल लॉ वाज इन फोर्स। पार्लियामेंट कैन बाय लॉ वैलिडेट एनी सेंटेंस पास्ड एंड व्हेन मार्शल लॉ वाज इन फोर्स इन एरिया। लॉ ऑफ पार्लियामेंट कैन वैलिडेट फोर्टिफाइड ऑर्डर व्हेन मार्शल लॉ वाज इन फोर्स इन एरिया। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत कथन है। आपको पार्लियामेंट का ऐसा कुछ नहीं होता रोल। मार्शल लॉ बहुत बड़ी चीज़ है, आपको इसका पता होना चाहिए मित्रों। डी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, उपारी। देखिए मित्रों, उपारी जो है हमारा, अगर उपारी रिपीट होते हैं सवाल, उपारी रेफर्स टू विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। उपारी की अगर बात आई तो मित्रों ये हमारी एक कैटेगरी है ऑफ अ टेंडेंसी टेंचर हेल्ड अंडर मराठा रेजाइम। मराठाओं के अंदर हमारी एक कैटेगरी थी टेंडेंसी टेन्योर की, कैटेगरी ऑफ टेंडेंसी टेन्योर हेल्ड अंडर मराठा रेजाइम। बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है मित्रों, इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा जो है हमारा करेक्टरिस्टिक है सन्यासी और फकीर अपराइजिंग। आपने पढ़ा होगा सन्यासी रिवॉल्ट, उसके बारे में पूछा गया है। देखिए, अगर हम बात करें, दीज अपराइजिंग रेफर टू अ सीरीज ऑफ skirmishes between English East India Company and a group of sannyasis and Faqir। बिल्कुल सही कथन है। One reason for uprising was the ban on free movement of sannyasis along pilgrimage route। बिल्कुल सही है। इन द कोर्स ऑफ अपराइजिंग, ये बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, डेट आपको 1773, वारन हेस्टिंग इश्यू अ प्रोक्लेमेशन बैनिंग ऑल सन्यासीज फ्रॉम बंगाल एंड बिहार। बिल्कुल, वारन हेस्टिंग जी ने, वारन हेस्टिंग जो हमारे गवर्नर जनरल थे उस समय, उन्होंने हमारा इन पे बैन लगा दिया था हमारी सन्यासी इस पे बंगाल और बिहार पे। आर कंटेम्परेनियस विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बिल्कुल गलत कथन है मित्रों, बिल्कुल गलत कथन है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 and 3 ओनली। नॉन कॉपरेशन कहाँ हो गया, वो कहाँ हो गया मित्रों, बिल्कुल धरती आसमान का अंतर है मित्रों, ये बिल्कुल याद रखिए आप। 4 अगर आप हटाते तो आपके 3 में आप बच जाते, पर आपका पता होना चाहिए तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम हमारे सामने फिर आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम इज नॉट फाउंड इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या नहीं पाया जाता है। देखो, सीधे सीधे लक्ष्मीकांत से उठाया हुआ सवाल है, जैसा कि मैं बोलता भी हूँ। दी बाइबल किताब जो हमारी लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ आदमी सीधे डुअल सिटीजनशिप मारेगा, क्योंकि उसको पता है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, दैट इज़ इंडियन सिटीजनशिप ओनली। बैन कर देती है भारत कहीं की भी सिटीजनशिप लोगे तो। बिल्कुल मित्रों, हालांकि POI और वाला कार्ड होल्डर वाला भी आपने देखा होगा, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। डुअल सिटीजनशिप इसका बिल्कुल सटीक उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू। आर्टिकल 32 मित्रों, आर्टिकल 32 हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर हमारा बोलता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला था सोल एंड हार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। मित्रों बिल्कुल याद रखिए इसके बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए, हम बढ़ते हैं कि इट गिव्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द पावर टू इशू रिट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मित्रों इसमें पूछा है कि कौन सा कथन जो है हमारा वो गलत है। गलत देखना है,
इट इंक्लूड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर इटसेल्फ इज अ बिल्कुल जी, पार्ट 3 में है फंडामेंटल, जैसे मैंने अभी बताया आपको, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड इट वेरी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल कहा था इन्होंने, सोल एंड हार्ट कहा था। और भी an aggrieved person has no right to complain under Article 32 where fundamental right has not been violated। जी हाँ बिल्कुल, इससे violated अंडर आर्टिकल 32 और फंडामेंटल राइट से ही जुड़ा है मात्र। और मित्रों ये कथन बिल्कुल गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर नहीं होती इश्यू करने की, जबकि एवरेज पर्सन के पास हमारी होती है, जैसे कि हमने नीचे देखा। तो आप बिल्कुल याद रखिए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मित्रों देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इसमें से कौन सा, देखिए प्रोफेसर कमल बाबा वॉज कंफर्म। ये देखिए मित्रों ये हमारा करंट का सवाल आ गया है, देखना नहीं चाहेंगे करंट को क्योंकि करंट बदलते रहती है, आपको पता है। हाँ ऐसे करंट जो हमेशा स्टैटिक रह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाले, सबमिट वाले, वो वाले मैं जरूर आपको बताऊंगा मित्रों। 77वां सवाल हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमारा गलत है। गलत कथन कौन सा है इसमें से बताइए। नॉट, मित्रों ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना भी बहुत जरूरी है, हमारी ये आल्ट होती है। Central government is empowered to issue a notification to specify any service in state as a service of vital importance to the community। जी बिल्कुल सही कथन है। Such notification remain valid for 6 months। Every command given by a superior officer casts a duty on all persons subjected to Army Act 1950, Air Force 1950 और Navy 1950 to obey command when such a notification is in force। जी बिल्कुल सही है। Provision of Armed Force Emergency Duties Act 1947 are applicable in connection with vital service imposed in emergency on armed forces। मित्रों ये 6 महीने नहीं होता। आप कमेंट करके बताइए कितने महीने तक हमारा केंद्र सरकार करती है, आप बताइए मेरे को कमेंट करके। बहुत अच्छा सवाल है। सी आंसर इसका बिल्कुल सही, बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी आंसर गलत है। द सेंट्रल इंडस्ट्रियल, देखिए मित्रों, देखिए CAK और CDS वाले बच्चे बिल्कुल रट लें इसको। CISF के बारे में बात करिए, इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, किसके अंदर है, ऐसी पूछ देगी। BSF किसके अंदर है, ऐसी अगली बार पूछ देगी। ITBP किसके अंदर है, मित्रों सब पता होना चाहिए आपको। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF जो है मित्रों, वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, चाहे ITBP हो BSF हो, सारी की सारी होम अफेयर के अंदर आती है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस। देखिए मित्रों बहुत अच्छा सवाल है। स्टेट ऑफ अर्कट के बारे में पूछा गया है। 18वीं शताब्दी में साउथ इंडिया में जो अर्कट स्टेट था उसके बारे में कौन सा कथन हमारा सही है। देखिए अगर बात करें, द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी दैट रूल अर्कट वेयर दौद खान पन्नी एंड सदातुल्लाह खान। जी बिल्कुल सही कथन है। हमारे स्टेट ऑफ अर्कट 18वीं सेंचुरी में जो थी उसके फाउंडर हमारे दौद खान पन्नी और सदातुल्लाह खान थे। दौद खान पन्नी और सदातुल्लाह खान। जी हाँ। अगर हम बात करें इनकी कि अर्कॉट बिकम द साइट ऑफ प्रोटेक्टोरेट स्ट्रगल बिटवीन इंग्लिश एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1780 में। जी हाँ बिल्कुल रहा था, इंग्लिश और डच के बीच में हमारा एक वो रहा था प्रोटेक्टोरेट। जी मित्रों डिसेंट्रलाइजेशन वाज अ की फीचर ऑफ स्टेट ऑफ अर्कट इन 18वीं सेंचुरी। डिसेंट्रलाइजेशन के साथ कुछ नहीं दिखा था मित्रों 17वीं शताब्दी में। डिसेंट्रलाइजेशन लॉर्ड मायो ने शुरू कर दी, वो बात की बात हो गई, 19वीं शताब्दी की बात हो गई। अगर 3 अगर आप हटाएंगे तो आपको 1 हट जाएगा आराम से। द अदर मेजर स्टेट टू इमर्ज इन साउथ इंडिया एट दिस टाइम वॉज माइजोर। जी मित्रों माइजोर उस समय चल रहा था, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। बिल्कुल 1, 2 एंड 4 बिल्कुल याद रखिए। आप मेरे को बताइए माइजोर के फाउंडर कौन थे, कौन सी आप वहाँ बोध में बता दूँ आपको। माइजोर में बोधिया डायनेस्टी हमारी रूल करती थी। उसके बाद हमारे टीपू सुल्तान, मित्रों माफ करना, हैदर अली ने वहाँ हमारा फाउंड किया था माइजोर में अपने राज। उनके बेटे टीपू सुल्तान। आप कमेंट करके बताइए कि हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे, दोनों बाप बेटे थे, दोनों हमारे किस देश के साथ ज़्यादा रुचि रखते थे, किस देश की मदद करते थे, कौन सा देश था वो। देखिए नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द म्यूजिकल कल्चर इन 18th एंड 19th सेंचुरी इज आर नॉट करेक्ट। म्यूजिकल कल्चर के बारे में पूछा गया है 18वीं 19वीं शताब्दी में, कौन सा कथन गलत है मित्रों। जी हाँ अगर आप बात करते हो इसकी तो कौन सा कथन गलत है मित्रों, अगर आपको निकालना है तो देखिए द पीरियड वॉज मार्क्ड बाई ग्रोइंग एमिनेंस ऑफ सदारंग नियमत खान वो इंट्रोड्यूस ख्याल फॉर्म। तो आपको ख्याल फॉर्म किसने निकाला था, सदारंग नियमत खान ने। बिल्कुल सही कथन है।
द पीरियड वॉज मार्क्ड बाई द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक रीजन बेस्ड घरानाज और ख्याल हमारा उस समय चल रहा था मित्रों, इसका कोई रोल नहीं था, तो ये हमारा गलत है बिल्कुल। अ लार्ज नंबर ऑफ म्यूजिशियन मूव्ड आउट ऑफ रीजनल सेंटर टू दिल्ली वेयर दे होप दे वुड रिसीव मोर एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, बिल्कुल गलत, दिल्ली में तो आएंगे और भी और, तो 2 जो है हमारा बिल्कुल गलत है। देखिए फिर सवाल आ गया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सीधे एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत से उठाया हुआ सवाल है। हालांकि लक्ष्मीकांत में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है इसके बारे में, पर समझने वाला बंदा यहाँ से कर सकता है, कैसे करेगा बताता हूँ मतलब देखो। इट इज़ मेजोरिटेरियन सिस्टम वेयर माइनॉरिटीज़ आर लाइकली टू रिमेन अनरिप्रेजेंटेड। जी ऐसा कुछ नहीं है, मेजोरिटेरियन का बात नहीं है, बस सीट ज़्यादा होनी चाहिए, एक बिल्कुल गलत कथन होगा। पूछा भी इसमें वही है मित्रों, पूछा भी इसमें वही गया है जो हमारा गलत है, आपको पहले ही ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छी से। नोट पूछा गया है, तब मैं कह रहा हूँ आपसे क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें आपको 1-2 मार्क्स पीछे करके आपको सिलेक्शन रुकवा देगी। मेजोरिटेरियन सिस्टम चलता है, जैसे कि आपको पता है जो ज़्यादा जीता वो वाला सिस्टम रहता है, ये सही है। हम देखेंगे कौन कौन से सही है, गलत कौन निकल जाएंगे फिर खुद ही खुद। अ कैंडिडेट मे विन एन इलेक्शन इवन इफ ही ऑब्लिक सी गेट लेस देन मेजोरिटी ऑफ द वोट्स कास्ट। जी मित्रों बिल्कुल सही है, कैंडिडेट जीत जाता है इलेक्शन इवन इफ ही सी गेट्स लेस देन द मेजोरिटी ऑफ द वोट्स कास्ट। इन इट जनरेटेड प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द वोट कास्ट एंड सीट वोट वन। नहीं जी ऐसा नहीं चलता इसमें। इट ऑलवेज लेट्स अ 2 पार्टी सिस्टम एंड स्टेबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ये तो बिल्कुल ही गलत कथन है मित्रों, 4 तो बिल्कुल ही गलत कथन है मित्रों, आपने जैसा देखा होगा 4 तो बिल्कुल ही गलत कथन है, क्योंकि इसमें 2 सिस्टम तो होता ही नहीं है ऐसा कुछ। अगर आपको पता है कि 4 हमारा गलत है तो मित्रों आप 2 हमारे आराम से हटा दोगे, और अब आपको पता है कि तीसरा भी बिल्कुल संदेह वाला है, हमने कहीं पढ़ा नहीं है ऐसा, ना एनसीईआरटी ना कहीं, और ऐसा होता भी नहीं है इसमें। आप आँख बंद करके 3 एंड 4 को ही हमारा मारेंगे, और जी हाँ वही सही उत्तर होगा। देखिए जैसा मैं बात कर रहा था ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में और पीआईओ की जो मैं बात कर रहा था अभी, वही क्वेश्चन यहाँ इन्होंने पूछ लिया है कि इसमें से कौन सा कथन हमारा गलत है। किसके बारे में पूछा गया है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया इंसर्टेड बाई अमेंडमेंट टू द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2003। तो ये क्वेश्चन देखिए पीछे वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है कि ओसीआई जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इंसर्ट किया गया था हमारे कौन से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से? तो याद रखेंगे आप, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 मित्रों। तो इसके बारे में अगर हम देखें कि इसमें से कौन सा कथन जो हमारा सही रहने वाला है, तो हम उत्तर में धीरे धीरे पहुंचने के प्रयास करते हुए हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे कि इट गिव्स अ डुअल सिटीजनशिप टू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर सिटीजन्स ऑफ अनदर कंट्री। जैसा कि मैंने बोला था होता है। अक्षय कुमार, मित्रों आपको याद होना चाहिए अक्षय कुमार हमारे पीआईओ है, उन्होंने अदर्स दी थी तो उनसे मना कर दिया था या पीआईओ करने के लिए। एग्जांपल बता दूंगा आपको, अक्षय कुमार जी हैं ऐसे। इट गिव, देखिए अगर मैं इसका सटीक उत्तर आपको बताऊं तो देखिए इट गिव्स पर्सन ऑफ ओरिजिन हु आर सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री एन ओसीआई कार्ड विदाउट सिटीजनशिप। ये मित्रों ये नहीं हो सकता, अभी सिटीजनशिप की बात हुई है तो विदाउट सिटीजनशिप कैसे आ जाएगा? इट परमिट ओसीआई टू वोट इन जनरल इलेक्शन इन इंडिया। मित्रों ये बात आपको याद होनी चाहिए, हाँ ये जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया में वोट कर सकते हैं, परमिट देते हैं। इट अलाउ द ओसीआई टू ट्रेवल टू इंडिया विदाउट वीज़ा। मित्रों ये गलत कथन है, वीज़ा का तो होना ही चाहिए पता। इसलिए मित्रों 1 और 3 जो है वो बिल्कुल हमारा जो है बिल्कुल यहाँ पर गलत कथन हो जाएंगे, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल गलत कथन हो जाएंगे हमारे 1 और 3 की डुअल सिटीजनशिप, क्योंकि जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि डुअल सिटीजनशिप बिल्कुल नहीं मिलती, मैं जैसा कि आपको ऊपर बताया था। और देख लीजिए 1 और 3 जो है पहला वाला और तीसरा वाला बिल्कुल गलत है, ये पता होना चाहिए आपको। और दूसरा और चौथा जो है मित्रों ये हमारे बिल्कुल सही हैं कि ये अलाउ करता है बिना वीज़ा के घूमने, और ये हमारा बिना सिटीजनशिप के हमारे पीआईओ को अनदर कंट्री ओसीआई कार्ड भी देता है बिना सिटीजनशिप के। मित्रों कि आपको बताया भारत में सिंगल सिटीजनशिप चलती है। सॉरी मैंने नोट नहीं पढ़ा था इसलिए मैं आपको सही नहीं बता पाया, इसको देख लीजिए अच्छी से। लक्ष्मीकांत में जाकर अगर आप पढ़ेंगे इसको तो यहाँ पर ये पीआईओ और ओसीआई के बारे में सब आपको पता चल जाएगा, बहुत अच्छे से दिया गया है वहाँ।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल आयुष मिशन अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली। देखिए आयुष मिशन मित्रों बहुत प्रसिद्ध मिशन है आयुष। जैसे कि आपको पता है स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए मित्रों, याद कर चलिए स्कीम के बारे में। कब स्कीम से क्वेश्चन आ जाए आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। 83 का जो है सर आयुष एजुकेशन थ्रू इन्हेंसमेंट इन नंबर ऑफ अपग्रेडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जी हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कथन है पहला वाला। बेटर एक्सेस टू आयुष सर्विस थ्रू इंक्रीज इन आयुष हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स एंड मैन पावर। जी हाँ, प्रोवाइडिंग सस्टेन्ड अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी रॉ मटेरियल फॉर आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मित्रों तीनों के तीन कथन जो है बिल्कुल सही है। हॉस्पिटलिटी मेडिकल सर्विस में शिक्षा भी और ड्रग मैन पावर भी और मटेरियल रॉ मटेरियल का भी बढ़ावा आयुष के अंदर आता है। कमेंट कर बताइए आयुष मिशन कब लॉन्च किया था भारत सरकार ने। देखिए फिर सवाल आ गया, AFSP पावर 1958 के बारे में कौन सा कथन सही है। जैसे कि आपको बताना चाहिए आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा रह जाने वाला है मित्रों। यहाँ से सवाल भी आते हैं, तो इसमें अगर हम बात करें इसका जो रहेगा हमारा, हम देखेंगे कि कौन सा इसमें पूछा है कि हमारा सही है, करेक्ट है। पहले देख लेंगे करेक्ट है वो। तो मित्रों अगर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ ओनली 2 जो है वो हमारा सही है। देखते हैं, अ पर्सन टेकन इनटू कस्टडी अंडर द अबव एक्ट मस्ट बी हैंडेड ओवर टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विद द लीस्ट पॉसिबल डिले के वाला जो है हमारा बिल्कुल सही है। मित्रों ये ओनली शब्द तो गलत है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लगेगा, कहीं भी लग सकता है, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर वन आपको पता है गलत है तो वन आप निकालेंगे तो 2 आपके निकल गए। देखिए मित्रों 3 और 2 पे बच गए आप, और 2 जो है बिल्कुल ये आपको पता जान लीजिए आप, ये बिल्कुल सही कहता है और तीसरा भी हमारा गलत है। देखिए CDS वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सवाल, इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है हमारी। मित्रों पता होना चाहिए, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट सवाल आता है, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट म्यूजिक कल्चर 18-19 सेंचुरी में साउथ इंडिया में बिल्कुल सही है। देखिए फिर म्यूजिक से आर्ट और कल्चर से कब कितने सवाल आ जाए किसी को कुछ नहीं पता मित्रों, तो आर्ट और कल्चर को बिल्कुल नेगलेक्ट मत करिए, बिल्कुल करके जाइए उसको, जो आपको मदद ही करने वाला है, हर जगह से आपको मदद ही करने वाला है। तो जी हाँ, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो सही है वो ये है, तीसरा वाला। 3 ग्रेट कंपोजर्स त्यागराजा, Dikshitar and Syama Shastri experimented with the Kriti form to set the foundation for modern Carnatic music। तो 3 ग्रेट कंपोजर आपको पता होने चाहिए कार्नेटिक म्यूजिक के जो थे हमारे मॉडर्न, वो थे त्यागराजा, दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। दीक्षितार, त्यागराजा, श्यामा शास्त्री, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कृति फॉर्म में, किसमें, कृति फॉर्म में, बिल्कुल याद रखना। जी हाँ मित्रों ये गलत है, ऊपर हम देख चुके हैं अभी, तंजौर वाला ये भी गलत है बिल्कुल। उसका सही उत्तर हो जाएगा ओनली 3। देखिए फिर सवाल आ गया, 19th और 18th और 19th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए फिर आर्ट एंड कल्चर से कितने दवा के सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल याद रख लीजिए, बिल्कुल पता होना चाहिए बिल्कुल मित्रों, आर्ट एंड कल्चर बिल्कुल अच्छे से करके जाइए। पेंटर फ्रॉम पटना एंड मुरादाबाद फ्लॉक्ड टू कलकत्ता एंड प्रोड्यूस वाटर कलर्स इन इंग्लिश मोड। जी हाँ बिल्कुल सही है। लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेचर बिकम एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एट दिस टाइम। जी हाँ ये भी बिल्कुल था। द आर्टिस्ट जयान अल-दीन, भवानी दास एंड रामदास वेर अडॉप्टेड बाई इंग्लिश कंपनी टू प्रोड्यूस एल्बम्स ऑफ इंडियन बर्ड्स एंड एनिमल्स। देखिए बिल्कुल सही है। कौन कौन से, देखो पीसीएस स्टूडेंट के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि पूछ दिया जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन किन हमारे आर्टिस्टों को इंडियन बर्ड्स और एनिमल की एल्बम बनाने के लिए बुलाया था, अडप्ट किया था। तो वो थे जयान अल-दीन, भवानी दास और रामदास मित्रों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जयान अल-दीन, भवानी दास और रामदास। ये वाला गलत है। वाइल इंडियन वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन आर्टिस्टिक स्टाइल, यूरोपियन आर्टिस्ट डिड नॉट विजिट रीजनल कोड। जी बिल्कुल गलत कथन है। तो ओनली 1, 2 एंड 3 जो है इसमें बिल्कुल सही कथन हो जाने वाले हैं मित्रों। ये बिल्कुल याद रखिए, पीसेज वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है तीसरा वाला।
हालांकि सब जाने तो और अच्छा, पर ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एल्बम बनाने के लिए इंडियन बर्ड्स और एनिमल के जयानुद्दीन, भवानी दास और रामदास को अडप्ट किया था मित्रों। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है 88, द पावर टू डिसाइड द डेट ऑफ एन इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की डेट डिसाइड करने का किसके पास जाता है? जैसा कि सब आपको पता होना चाहिए मित्रों, कुछ हो चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं छुप सकती हमसे, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाने वाला है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। 89th क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ जेंडर मेन स्ट्रीम? जीएम के बारे में पूछा है, जेंडर मेन स्ट्रीम का कौन सा एस्पेक्ट नहीं है इसमें? ठीक है, जेंडर मेन स्ट्रीम वॉज एस्टेब्लिश एज अ ग्लोबल स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग जेंडर इक्वलिटी बाय यूनाइटेड नेशन, पता होना चाहिए। अडप्ट किया गया था 1995 में, बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, बिल्कुल सही है। रिक्वायर अ रिव्यू ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इन ऑल सेक्टर ऑफ एलिमिनेटिंग जेंडर डिस्पैरिटी, बिल्कुल सही। जीएम वॉज फॉलोड बाय कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, मित्रों ये बिल्कुल गलत है। CEDAW बिल्कुल अलग हमारा हो गया और GM बिल्कुल अलग हो गया, तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, गलत कथन है। एस्पेक्ट याद रखिए, GM का दोबारा क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल अमर सवाल रहेगा, याद रखिए। फिर से बता देता हूँ, ये स्थापित किया गया है ग्लोबल स्ट्रेटेजी के रूप में फॉर अचीविंग जेंडर इक्वलिटी बाय यूनाइटेड नेशन 1995 मित्रों, पीसेस वालों के लिए पूछ दिया जाएगा। जेंडर मिनिस्ट्रिंग हमारी कब अडेप्ट किया गया? 1995 बीजिंग प्लेटफॉर्म में, कहाँ? हमारे चाइना में। It require a रिव्यू ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इन ऑल सेक्टर फॉर एलिमिनेशन जेंडर डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए सारा हमारा यहाँ पर किया गया है। देखिए नेक्स्ट सवाल है सार्क के बारे में, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सार्क कब स्थापना हुआ सार्क का, सार्क की 2023 की समिट कहाँ हुई, वो सब आप देख लीजिए, क्योंकि ये पुराना सवाल है। देखिए 15-16 आने की बहुत कम चांस है, ना ही बराबर चांस है, बिल्कुल इसको छोड़ सकते हैं आप। 2023 का समिट देख लीजिए, उसके बारे में पढ़ लीजिए कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें। देखिए फिर एक लाजवाब सवाल है आपके सामने, इंफॉर्मेशन RTI एक्ट 2005 का प्रोवाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ किस, ये पूछ रहे हैं कि इंफॉर्मेशन RTI एक्ट 2005 किसके लिए प्रोवाइड हो सकती है? तो इसमें से ये जो ऑप्शन दिए इसमें से किसके लिए हो सकती है? इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005 कैन बी प्रोवाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकती है मित्रों, बिल्कुल इसके लिए नहीं हो सकती, इसके लिए नहीं हो सकती, इसके लिए नहीं हो सकती, इसके लिए हो सकती है BRO के लिए सिर्फ, बस डेवलपमेंट बोर्ड के लिए भी नहीं हो सकती, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकती है सिर्फ। नेक्स्ट सवाल है, हु एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी? चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के हमारे चेयरमैन कौन है मित्रों? जी हाँ मित्रों, सीनियर मोस्ट चीफ ऑफ स्टाफ जो है हमारा, वही हमारा चेयरमैन होता है चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का। देखिए मिलान कीजिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल आ गया। एडिटर और अखबार, मित्रों देख लो, पीसेस वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, बिल्कुल पता होने चाहिए कौन कौन से अखबार किस किस ने निकाले। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें ऐसे डंगे के, तो आपने पढ़ा होगा, ऐसे डंगे ने निकाला था हमारा द सोशलिस्ट। मुजफ्फर अहमद का नाम सुनकर मित्रों आपको याद हो रहा कि नहीं, नवयुग नाम का अखबार निकाला था मुजफ्फर अहमद ने। गुलाम हुसैन ने निकाला था कौन सा अखबार मित्रों? हमारा वो निकाला था इनकिलाब। पूछा गया सवाल है पहले कि इनकिलाब नाम का अखबार किसने निकाला है? गुलाम हुसैन। मुजफ्फर अहमद ने निकाला नवायुग, और ऐसे डंगे ने निकाला सोशलिस्ट। और लेबर किसान गैजेट नाम का अखबार किसने निकाला मित्रों? ये निकाला M सिंगरा विनू ने। तो चारों के चार आपको याद होने चाहिए मित्रों, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे डंगे ने निकाला द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद ने निकाला नवयुग, गुलाम हुसैन ने निकाला इनकिलाब, और M श्रृंगाविल्लू ने निकाला हमारा लेबर किसान गैजेट। ए उत्तर इसका बिल्कुल सही बैठ जाने वाला है मित्रों, 4 3 2 1। देखिए फिर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ गया, फॉलोइंग वाज अ कनेक्टेड प्राइमरी टू द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, से हमारा कौन प्राइमरी कनेक्टेड था? तो मित्रों कीर्ति किसान पार्टी और लेबर स्वराज पार्टी दोनों के दोनों जो थे वो हमारे बिल्कुल कनेक्टेड थे हमारे किससे? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर कनेक्टेड प्राइमरी टू कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जो हमारी कीर्ति किसान पार्टी और लेबर स्वराज पार्टी जो थी, वो दोनों के दोनों हमारे बिल्कुल हमारे कनेक्टेड थे हमारे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से, कीर्ति किसान पार्टी और लेबर स्वराज पार्टी।
देखिए इसमें पूछा है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। देखिए स्टैटिक सवाल बन जाएगा एक प्रकार का, क्योंकि गेट WTO स्टैटिक ही रहते हैं हमारे। देखिए आप कौन सा गलत कथन है। अगर हम बात करें गलत कथन की, पहले सही जान लेते हैं। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड आर रेगुलेटेड ग्लोबल ट्रेड सिंस। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि जो WTO था वो पहले हमारा गेट था। बिल्कुल सही कथन है। गेट हमारा WTO में बदला 1995। डेट सही याद होना चाहिए। गेट हमारा WTO में कब बदला? 1995। मित्रों बिल्कुल याद रखो, सटीक उत्तर बन जाएगा इसका। द मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल अंडर गेट प्रोवाइडेड दैट preferential trading agreement reached with one country should be extended to other countries। जी हाँ, सबके लिए बराबर मात्रा रहती है। बिल्कुल सही। डी उत्तर बिल्कुल खुद ही खुद गलत हो जाएगा, क्योंकि WTO has been able to cover in its agreement the agriculture textile sector which are principal concern for least। नहीं मित्रों, सबके लिए WTO सबके लिए, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कोई इंपॉर्टेंट कि यही है करके, ऐसा ही है। और लीस्ट के लिए है, सब बराबर है WTO के लिए। तीनों फैक्ट याद होने चाहिए। गेट बदला, गेट हमारा चल रहा है WTO का ही है हमारा पुराना फॉर्म। गेट 47 से चल रहा है, 1947 से। गेट हमारा बदला WTO में 1995 में। मोस्ट फेवर्ड जो नेशन प्रिंसिपल है गेट का हमारा, वो हमारा सबके लिए मित्रों याद होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंटेम्पररी इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन रिलेशनशिप विद इट्स नेबर्स। इसमें से कौन सा कथन हमारा गलत है? अगर हम बात करें कंटेम्पररी इंडियन फॉरेन पॉलिसी रिलेशनशिप उसके नेबरों के साथ, तो जी हाँ मित्रों, नॉन अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल एक गलत कथन हो जाएगा हमारा बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि जो है लुक ईस्ट पॉलिसी फॉर लिंकिंग अप विद साउथ ईस्ट एशियन म्यांमार, पंचशील और सार। जी हाँ, पंचशील और सार कभी भी है, बट नॉन अलाइनमेंट का ऐसा कोई अभी है नहीं। ये बहुत पुराना वाला सिस्टम था जो आपको पता होना चाहिए। आज़ादी के बाद नेहरू जी ने, पंडित जी ने और 5 देशों ने करा था। नेम के बारे में भी आप देख लीजिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस का बहुत अच्छा सवाल है ये। द निर्मल, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द निर्मल भारत अभियान इज रिस्ट्रिक्टेड इनटू स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन हैज 2 सब मिशन, यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स। जी मित्रों, अगर आप सोच रहे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के 2 सब मिशन हैं, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट, तो ये गलत है बिल्कुल। और ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। निर्मल भारत अभियान जो है वो रिस्ट्रक्चर किया गया स्वच्छ भारत अभियान में मित्रों। ओनली 1 जो है हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर रह जाने वाला है। नेक्स्ट सवाल है आपसे, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखिए परसेंट के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए, प्रेसिडेंट कैन नॉट पर्डोन अ पर्सन सेक्रेटरी काउंसिल, बिल्कुल गलत है, सब करता है। सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज में इन्वेस्टेड इन द प्रेजेंट पार्टीज एक्साइज हैज टू बी रेगुलेटेड बाय लॉ। जी हाँ, ये कथन ही सही है हमारा, सिर्फ यही कथन सही है। आपने पढ़ा भी होगा, सुप्रीम कमांड होता है डिफेंस का और रेगुलेट किया जाता है इसके अलावा को। A person awarded rigorous supervision cannot be complete too hard work as they would amount to violation of आर्टिकल 23, बिल्कुल गलत कथन है। आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल 2007, अगर हमको यही पता चल गया तो हम फिर आगे नीचे को क्यों देखें, पर तभी भी देख लीजिए। अब ये भी गलत कथन है, बिल्कुल ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल भी हमारा पता होना चाहिए आपको, सुप्रीम कमांड होता है डिफेंस फोर्स का प्रेसिडेंट, यूनियन के ऊपर, और इसका रेगुलेट किया जाता है कानून को। नेक्स्ट सवाल है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू। जो डिमांड है हमारी कमोडिटी की, देखिए मित्रों इसमें CDS में मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो दोनों पूछी जाती है, तो देख लिए बिल्कुल बिल्कुल लाजवाब सवाल लग रहा है आपके सामने। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स, डिमांड जो है हमारी कमोडिटी की रेफर्स होती है क्वांटिटी डिमांडेड एट सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जितनी क्वांटिटी मंगाई जा रही है किसी भी प्राइस की, क्वांटिटी डिमांडेड एट सर्टेन प्राइस, एक सर्टेन प्राइस पे क्वांटिटी जो मंगाई जा रही है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसे हम कहेंगे डिमांड ऑफ फॉर अ कम्युनिटी। कमोडिटी के लिए डिमांड है हमारी ये। देखिए फिर हमारा सवाल आ गया, द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान इन 19th सेंचुरी केम आउट इन ऑर्डर टू। क्यों आया, किस लिए आया था आखिरकार, मतलब ऐसा क्या था? तो अगर इसका आप सही उत्तर देखेंगे तो जी हाँ, इंश्योर दैट द रशियन एम्पायर डिड नॉट हैव एन इन्फ्लुएंस ओवर अफगानिस्तान। जैसे कि आपको पता है ब्रिटिश शासन हमारा फैला रहा था अपना शासन, तो रसिया और फ्रेंच 2 ऐसे थे। फ्रेंच तो हमारा ख़त्म हो गया था तब भी। रसिया जो था मित्रों हमारा, उसका बहुत ज़्यादा रह रहा था उधर साइड को, तो वहाँ का इन्फ्लुएंस ख़त्म करने के लिए हमारा अफगानिस्तान की तरफ हमारी इन्वेजन करने लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, वो था कॉमन एलिमेंट अमंग, ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कॉमन एलिमेंट कौन है। GD बिरला, अम्बाला साराभाई एंड वलचंद हीराचंद, दे आर लीडिंग मेंबर्स ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया।
दे वेर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, दे वेर नेशनल, जैसे कि आपने पता होगा बिल्कुल मित्रों आपको, जीडी बिरला, अंबालाल साराभाई और वलचंद हीराचंद, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे हमारी। फिक्की आपने सुना होगा मित्रों, बिरला साहब की, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। साफ्टा मित्रों बहुत अच्छा सवाल है, एक अमर रहने वाला सवाल है, बार बार पूछे जाते हैं 102 का। जी हाँ, साफ्टा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से कथन सही है, इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स अ साउथ एशियन कस्टम यूनियन एंड कॉमन मार्केट, बिल्कुल सही है। एग्रीमेंट कब आया था, ये बिल्कुल डेट सही याद होना चाहिए, साफ्टा 2006, एग्रीमेंट आया था 2006 में। साफ्टा इज़ अ ट्रेड लिबरलाइजेशन रजाइम, जी हाँ बिल्कुल सही कथन है। और डी उत्तर जो है बिल्कुल गलत है मित्रों। साफ्टा एग्रीमेंट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एनी अदर एग्रीमेंट अ मेंबर कंट्री में हैव विद स्टेट आउटसाइड साफ्टा, बिल्कुल गलत कथन है ये मित्रों, ये आपको याद होना। देखो दो, ये देखो मित्रों पंचशील, मैं अभी भी बात कर रहा था आपसे पंचशील के बारे में, कौन सा कथन गलत है, पंचशील पता होना चाहिए बिल्कुल। 103 का सटीक उत्तर देखो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर 13, ये कब आया था, डेट सहित मेरे को कमेंट करके बताइए। पंचशील भारत और चाइना के बीच में होता है, बता देता हूँ आपको, और कब आया था ये बताइए मेरे को। जी हाँ मित्रों 1960, आप बिल्कुल सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन रहेंगे, हाँ कहा था बिल्कुल। म्यूचुअल इंटरफेरेंस नहीं रहेगा एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में। म्यूचुअल सपोर्ट फॉर ईच अदर इन वर्ल्ड फोरम, ये बिल्कुल गलत कथन है मित्रों इसका। पंचशील पढ़ लीजिए, पोस्ट इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पंचशील अभी तक चलता है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखिए ये हमारा करंट का क्वेश्चन आ गया, हटा दो दोस्तों, आप बिल्कुल एक्सरसाइज याद करिए 2023 और 24 की, जितनी भी हमारी है ये, जैसे युद्ध अभ्यास यूके हमारे यूएस के साथ होता है, बिल्कुल आपको एक बार यहाँ से इम्पोर्टेंट बता दूं, युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज है वो भारत और यूएसए के साथ ही होता है हमेशा। और ये इस बार 2023 में, 2022 या 23 में हमारी हुई है, तो ये कहाँ हुई है आप बताइए। 105वां सवाल है, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन दैट स्लोप्स, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व जो होती है वो होती है जो स्लोप से करती है, अपवर्ड हमारी करती है राइट को, ठीक है, अपवर्ड टू द राइट। व्हाट वाज द क्लेम टू फेम डॉक्टर द्वारका नाथ कोट, क्लेम क्या था फेम करने के लिए हमारे डॉक्टर द्वारका नाथ कोटनीस को। ही लेट डाउन हिज लाइफ प्रोवाइडिंग मेडिकल हेल्प टू 8 रूट आर्मी, आपको अगर नाम कहीं याद हो तो देख लीजिए, ऐसा है करके। देखिए CDAW की जो मैं बात कह रहा था आपसे, ऊपर हम पढ़ा था हमने, तो इसके बारे में कौन सा गलत कथन है अब इसके बारे में पता चल जाएगा। देखो मित्रों इतना फायदा होता है, इतनी चीज़ें पता चल जाती है हमको। देखिए, इट डिफाइंस व्हाट कंस्टिट्यूट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड सेट्स अप एन एजेंडा फॉर नेशनल एक्शन, बिल्कुल सही है। अडॉप्ट किया गया था 1979 में यूएन के द्वारा। इट कमिट्स स्टेट्स टू अंडरटेक मेजर्स टू एंड डिस्क्रिमिनेशन इन देयर लीगल सिस्टम। जी हाँ मित्रों, अगर आप सोच रहे हैं इसका, ये भी बिल्कुल सही है। और डी वाला जो है बिल्कुल गलत है। इंडिया इज नॉट अ रेटिफाइंग कंट्री एंड इज देयरफॉर नॉट लीगली बाउंड टू पुट इट्स प्रोविजन इनटू प्रैक्टिस। मित्रों इंडिया इसमें है, रेटिफाइंग कंट्री है, बिल्कुल याद रखना, 1979 यूनाइटेड नेशन, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया। देखिए ये फिर आ गया, ये करंट का सवाल है, वैसे बिल्कुल करंट का है, पूरा दिख ही रहा है। फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी ग्लोबल एक्सपो 2015 का, ये अगर आप देखना चाहें इसको, क्योंकि आ सकता है दोनों को दोनों सही है, देख लेना। पर वैसे मेरे करंट अफेयर का मेरे को लगता नहीं है आएगा, आने की संभावना बहुत ही ना बराबर होती है। मेक इन इंडिया स्कीम कब आई थी, कमेंट करके बताइए आप। व्हेन टू गुड्स आर कम्प्लीटली इंटर, देखिए माइक्रो माइक्रो दोनों आती है CDS में, हालांकि अब जो है धीरे धीरे एग्जामों का पैटर्न में जो है वो माइक्रो वाली ज़्यादा आ रही है, मैक्रो कम आ रही है। व्हेन टू गुड्स आर कम्प्लीटली इंटरचेंजेबल दे आर, अगर दो हमारे गुड्स हमारे एक दूसरे से चेंज हो जा रहे हैं, तो मित्रों ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है। जिसने नीवी पढ़ा होगा अभी सोचेगा कि हाँ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है ये, बिल्कुल एक दूसरे के अगर परफेक्ट हैं वो बिल्कुल, तब तो होंगे वो हमारे। विच वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन कंसर्निंग द पंजाब नौजवान भारत सभा, मित्रों पंजाब नौजवान भारत सभा बिल्कुल याद होना चाहिए। इसके बारे में हमारा सबसे अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन क्या था, पंजाब नौजवान भारत सभा, अगर आपसे पूछ दिया जाए तो इसने एस्पायर किया था मित्रों, इसने एस्पायर किया था कि टू डू पॉलिटिकल वर्क अमंग यूथ पीजेंट एंड वर्कर, पॉलिटिकल वर्क करो युवाओं के लिए, किसानों के लिए और हमारे वर्कर्स के लिए। द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन, ये देखिए मित्रों पॉलिटिकल लाजवाब सवाल है, पीसेस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं बता दूं आपको, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ये, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, पक्का आएंगे मित्रों, बिल्कुल आएंगे। 6th शेड्यूल आपको पता है, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन देता है ट्राइबल एरियाज़ में, इसमें से कौन सा राज्य नहीं है, 4 राज्य हैं मित्रों, मैं आपको बता दूँ वो हमारे कौन कौन से हो जाने वाले हैं। वो हमारे होने वाले हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजो, मित्रों याद रखो मिजोरम है, मिजोरम
मैं आपको बता दूं मिजोरम 4 है हमारी। मिजो कौन से आर्टिकल के अंदर है कमेंट करके बताइए। असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। देखिए ये हमारा WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का हमारा क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में थोड़ा बहुत अगर आप जान, वैसे करंट का है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के बारे में आप देख लीजिएगा एक बार। उसका सही उत्तर मैं बता दूं तो ए है। राइज इन प्राइस ऑफ कम्युनिटी मीन्स, अगर किसी भी कम्युनिटी में प्राइस बढ़ रहा है तो उसका अर्थ है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी एंड राइज इन द वैल्यू ऑफ कम्युनिटी की वैल्यू बढ़ेगी और वैल्यू ऑफ करेंसी जो है बिल्कुल घटेगी मित्रों। तुंगभद्रा रिवर प्रोवाइड सब्सटेंस टू विच एम्पायर, मैंने बहुत बार बताया था आपको, बहुत ही अच्छी सवाल है मित्रों। जैसा कि बताना चाहिए विजयनगरा नीचे के साइड, तुंगभद्रा बिल्कुल प्रसिद्ध। हम्पी मित्रों, हम्पी भी याद होना चाहिए आपको, एक हम्पी जगह थी बहुत प्रसिद्ध विजयनगरा में, और तुंगभद्रा रिवर जो है वो सब्सिडेंस देती थी विजयनगरा एम्पायर को। देखो बहुत अच्छे सवाल आ गए हैं, ये बहुत ही लाजवाब सवाल है, बार बार पूछा गया सवाल है, न जाने कितने पीसेस में बार बार पूछा गया और कितने बार CDS, CAPF, सिविल में तक पूछा गया सवाल है। निकोलो डी काउंटी, अब्दुल रज्जाक और अफंसी निक्तिन और फ्रोजन न्यूजिन विजिट करे थे किसमें मित्रों? हाँ मित्रों, आपका सवाल रहेगा विजयनगर एम्पायर, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा ये। निकोलो डी काउंटी, अब्दुल रज्जाक और अफंसी निक्तिन एंड फिरनेओ न्यूजिन। मैं बता दूं निकोलो डी काउंटी ने किताब भी लिखी है विजयनगर एम्पायर के ऊपर, और कहाँ के हैं ये? इटली के हैं मित्रों, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, इटली के। ये भी पूछा गया है कौन से देश के हैं निकोलो डी काउंटी, है तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए नेक्स्ट सवाल है, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन इशू इन द विसाका केस। विसाका केस में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी वो क्या थी मित्रों? वो थी हमारी सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के कौन से गाइडलाइन में हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस दिखाया गया, तो विसाका केस आपको याद होना चाहिए। देखिए इसमें पूछ दिया गया कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो अगर बात करें इंडिया डज नॉट हैव चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, कौन सा गलत है पूछ रहे हैं मित्रों? है, भारत के पास चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, CDS है, बिल्कुल है। इंडिया डज नॉट हैव अ परमानेंट चेयरमैन चीफ्स ऑफ, हाँ परमानेंट नहीं होते, ये भी सही है। चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी वो फंक्शन एज अ चीफ ऑफ, हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल ये गलत कथन है, ऐसा कुछ नहीं होता। इंडिया हैज़ अ चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हु डज नॉट फंक्शन एज अ, हाँ ये बिल्कुल सही है, तो देख लीजिए आप अच्छे से। विच अमंग द फॉल, देखिए हमारा करंट का आगे हटा दीजिए, टूर्नामेंट भी आप याद कर लीजिए। वन बंधु कल्याण योजना मित्रों उस समय चली थी ये, आप देख सकते हैं इसको। वैसे स्टेटों की पूछी जाना बहुत कम है आजकल, संभावनाएं देख लीजिएगा एक बार। देखिए आखिरी सवाल बहुत अच्छा सवाल है। फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रपोज्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB मित्रों आपको जैसा पता होना चाहिए, कमेंट कर बताइए AIIB बैंक का स्थापना कब हुआ, डेट सही बताइए। इंडिया, बिल्कुल मित्रों बिल्कुल, इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है, बिल्कुल सही कथन है। हेडक्वार्टर संघाई में, ये गलत कथन है मित्रों, संघाई में नहीं है इसका हेडक्वार्टर, वो हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का हमारा चाइना में है, बट हमारा यहाँ संघाई में नहीं है मित्रों, ये गलत है बिल्कुल कथन। आप बताइए हेडक्वार्टर और स्थापना कब हुआ, कमेंट करके बताइए सीरियस स्टूडेंट। धन्यवाद दोस्तों। देखो सीधे 2015 का पहला कदम लिया, खत्म कर दिया हमने, और अब नेक्स्ट लाते रहेंगे लगातार, बिल्कुल जारी रहेगा ये इनिशिएटिव मित्रों। धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई राय देनी हो तो बिल्कुल ज़रूर दे सकते हैं। मैंने अपनी संभव कोशिश तक आपको हर चीज़ कराने की कोशिश करी और बताने की कोशिश करी कैसे टैकल करना है, क्या करना है, क्या किस चीज़ पे फोकस करना है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आपका।